के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। हर जगह रिश्वत का बोलबाला है और रिश्वत के बिना कुछ भी काम होना संभव नहीं है। देश के एक छोटे कर्मचारी से लेकर नेता मंत्री सब रिश्वतखोर हो गए हैं। इस वजह से ये समझ में नहीं आता कि कौन सच्चा है। आज किसी कमजोर या गरीब तबके के व्यक्ति का छोटा मोटा काम भी रिश्वत के बगैर नहीं हो पाता, जो एक बेहद पीड़ा की बात है। हमारे देश में विशेषकर प्रशासनिक हलकों में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार नई बात नहीं। आज हम ऐसी एक रिश्वतखोरी पर बात करने वाले हैं जिसके चलते एक गरीब नौजवान ने आत्महत्या कर ली। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देने में आशीष असमर्थ था और उसने आत्महत्या कर ली। वजह थी कि भैया घर के दिक्कत देख के, गाड़ी भी थी वो भी पुरानी खराब हो गई। 1 महीना से लड़का हमारा आरटीओ ऑफिस दौड़ दौड़ के गया, वो किसी से पैसा कर्जा 1 रुपया नहीं लिया। हम कहें कर्जा काट के बनवा लो और लाइसेंस बनवाने के लिए कि बड़ी गाड़ी मिल जाए तो घर के दरिद्र दूर कर दें। और वही लड़का कमाने वाला, वही लड़का हमारा। 25 साल का आशीष ऑटो चालक था। आज जब सुबह पिता की नींद खुली तो उसने देखा कि आशीष बिस्तर पर नहीं है। घर में ढूंढने के बाद जब ऊपर छत पर चढ़े तो उन्होंने अपने बेटे को फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद से घर में चीख पुकार मच गई, मातम का माहौल बन गया। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां पूनम ने बताया कि बेटे आशीष पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही छोटी बहन शिवानी की शादी को लेकर भी वो परेशान था और बेटा पुराना ऑटो खरीद कर चला रहा था। इस पर आशीष के पड़ोसी का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इनके ऑटो थी, वो ऑटो अभी कुछ दिन से ख़राब पड़ी थी, तो ये हैवी लाइसेंस के लिए बहुत दिन से आरटीओ दौड़ रहे थे। तो इनका हाईवे लाइसेंस जो है बन नहीं पा रहा था, या वहाँ पे पैसे की डिमांड की जा रही थी। वो इनके पास उतना पैसा था नहीं, तो कभी ये किराया हमसे मांग लेते थे, कभी हमारे दोस्तों से 100-50 रुपये। इनके घर में मतलब इतनी स्थिति ख़राब है कि आटे तक का पैसा इनके घर में नहीं है। तो हम लोगों ने कभी इन लोगों की मदद कर दी। अब पता नहीं वो डिप्रेशन में चला गया लाइसेंस ना बनने की वजह से, या किसी डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो आपने देखा सुना, रिश्वत की रकम ना दे पाने की वजह से एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। उसकी बेबस मां किस तरह से रोती नजर आ रही है। सिर्फ उसे जो रिश्वत थी वो नहीं दे पाया, और जो रकम थी 12,000 रुपये थी, वो 12,000 रुपये कहाँ से ला था। और ऐसे एक ये मामला नहीं, इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जहां छोटे छोटे गाड़ियों के लाइसेंस के लिए भी लोगों को भटकना पड़ता है, कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऑफिस से चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद थक हार कर आदमी दलाल की भेंट चढ़ जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन है, और साथ ही साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है तहरा हसन। तहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तहरा जी, आपने खबर देखी कि किस तरह से एक आदमी, एक नौजवान रिश्वत ना दे पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है, और लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ऑनलाइन सर्विस मुहैया करा दी गई है, आपका लाइसेंस घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। आप आरटीओ ऑफिस चले जाइए और गेट के बाहर से शुरू होकर अंदर तक दलालों का जमावड़ा कल भी लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कानून सरकार बताती भी है, बनाती भी है, उसका मैं बार बार कहती हूँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप बताइए, एक नौजवान जो चाहता था कि एक बेहतर तरीके से परिवार चलाए, क्योंकि कोविड के बाद देखा गया है कि जिस तरह से नौकरियां लोगों की गई हैं, श्रिंक हुआ है ये पूरी तरह से जॉब जो है, और खासकर जो महंगाई बढ़ी है उसने जिस तरह से कमर तोड़ी है एक परिवार की। मतलब कहती है मिडिल क्लास भी इस समय त्राही त्राही में है। उस समय एक परिवार की जो लाइवलीहुड जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता था, एक बूढ़ी माँ, पिता, एक बहन की शादी, सारी चीजों को कंधे पे लिए था, और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए वो एक हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनाने के लिए महीनों से, जैसे आपने बताया, कि वो चक्कर लगा रहा है। और बराबर ये जो आपने सही कहा कि मिडिल मैन जो दलाल है,
ये पूरा यहाँ से शुरू गेट से शुरू होता है और लास्ट तक जाता है। मुझे लगता है कि ये आपके, मैं बहुत मुबारकबाद दूंगी के चैनल को कि आम आदमी के मुद्दे, जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं, उसको आप उठाते हैं और ये मुद्दा उठाया आपने। और जैसे आपके चैनल पर भी मैंने देखा कि एसएसपी ने उसका संज्ञान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि मीडिया का काम ही ये है कि चौथा स्तंभ है वो, तो उसका काम ही ये है कि जनता के तरफ जागरूक करना, जनता को जागरूक करना, जनता की समस्याओं से एडमिनिस्ट्रेशन तक उसको पहुंचाना और उनका हल निकालना। मुझे लगता है सख्त कार्रवाई होना चाहिए आरटीओ ऑफिसर के खिलाफ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई कब होगी की बात की जी, कार्रवाई कब होगी ये भी एक सवाल बना हुआ है। हमारे साथ मधुर मोहन बने हुए कानपुर से, हमारे संवाददाता मधुर से भी समझ लेते हैं कि आखिर ये वाकया कब हुआ, कैसे हुआ और जो आश्वासन दिया गया कार्रवाई का, ये कार्रवाई कब तक होगी? जी बिल्कुल, आप ये बिजनू थाना क्षेत्र के गंगापुर का निवासी है जो युवक है, नवयुवक, जिसकी उम्र महज सिर्फ 22 वर्ष थी और जिसने अपने घर का, जिसमें माता पिता और एक छोटी बहन का जिम्मा अपने सर पर उठा रखा था, वो आज एक सरकारी सिस्टम से हार के उसने मौत को गले लगा लिया है। एक झंझोड़ देने वाली ये खबर थी हम लोग के लिए, सबके लिए, और खासतौर उनके लिए जो कि बड़े बड़े वादे करते हैं बैठ के कुर्सियों में कि मैंने नौजवानों के लिए ये किया, मैंने नौजवानों के लिए वो किया। ऐसा सब एक सिस्टम जो सामने आया है, आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से कि एक नौजवान अपनी जिंदगी से हार गया है। मैं सिर्फ वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक ऑटो लिया था उसने सेकंड हैंड, जो कि खराब था। उसने एक हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर 2 महीने से लगा रहा था, जिसकी जो सरकारी फीस थी उससे बढ़कर 12,000 रुपए की वहां उससे डिमांड की जा रही थी। और उसको 12,000 रुपए न होने के बाद भी वो आया थी, चक्कर लगाता था, अधिकारियों उसके पैर छूता था, साफ कहता था कि हम आपको कमांड दे देंगे लेकिन मेरा लाइसेंस बनवा दीजिए। लेकिन 12,000 रुपए अधिकारियों को मंजूर था, लेकिन अधिकारियों को उसका रोना नहीं देखा गया, जिसके कारण वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते लड़ते आज वो मौत को उसने गले लगा लिया। सबसे बिल्कुल आज जो आरटीओ ऑफिस दलाल हैं, कितने बार छापेमारी होती है, कितने छापेमारी के पकड़े जाते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कुछ होना। इसी कारण आज एक नौजवान ने मौत को गले लगा लिया है। मधुर, कौन दलाल था, क्या उसका नाम सामने आ पाया है या फिर कोई कर्मचारी था? अब कार्रवाई किस पर होगी ये भी एक सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, यदि परिवार बात करें, परिवार जो है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत निम्न परिवार के लोग हैं, उनके पास इतनी स्थिति नहीं है कि वो कहीं जा सके। जैसा कि अभी आपने सुना था, उनकी मां का साफ कहना था कि मेरे बेटे ने मोहल्ले के लोगों से पैसे मांग के किराए से हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है, जब घर वाले कोई कार्रवाई करने की मांग कर भी रहे हैं, लेकिन वो कहें तो किससे कहें, उनके लिए ना खाने के लिए ना कहीं जाने के लिए उनके पास कुछ है। सबसे बड़ी बात यही आती है, तो सरकारी महकमे जो अधिकारी, हम कानपुर यदि जिला अधिकारी की बात करें, आरटीओ के मेन अधिकारी बात करें, तो इनको कहीं ना कहीं जो वहाँ दलाल है, वहाँ जो भी अधिकारी है, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। क्या मधुर उनकी माँ को या उनकी बहन को या फिर जो उनके बहुत खास हैं स्थानीय लोगों को, उनको कोई जानकारी नहीं है कौन पैसा मांग रहा था? नहीं बिल्कुल नहीं, जैसा कि उसकी माँ का कहना है और स्थानीय लोगों, उनके दोस्तों का कहना है कि ये आता जरूर था, बहुत दुखी होकर बोलता था कि यार वहाँ 12,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये कभी उसने नहीं बताया किसने मांगे। लेकिन वो 2 महीने से बराबर चक्कर लगा रहा था और इतना उसके पास पैसा नहीं था कि अपनी जेब पैसा लगा, वो किराए से लोगों को पैसा लेके जाता था। लेकिन सिर्फ अपने घर में आके अपनी माँ से, अपने पापा से, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से बोलता था कि हमारा काम नहीं हो रहा, 12,000 रुपये मुझे बहुत जरूरत है, मुझे कौन घर का खर्चा चलाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच के विषय, आखिर 12,000 किसको देने थे, लेकिन वो साहब ये कहता था कि मैं आरटीओ में मुझसे पैसा मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच के विषय, लेकिन जांच में जो भी दोषी उसके पास सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक 22 वर्ष का नौजवान युवक ने मौत को गले लगाई। लेकिन अब सवाल तो मधुर ये भी ना कि जांच अगर करी भी जाएगी, जो पीड़ित पक्ष है उसके पास वो नाम नहीं है, वो सबूत, वो साक्षी ना होना भी एक फायदा पहुंचाएगा जो जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जब जांच में जो भी नाम आएगा, किसको बताया जाएगा, क्या होगा। लेकिन आज एक नौजवान 22 वर्ष का जो लड़का है, अपने किसने मौत को गले लगाया, कि आगे कुछ ऐसा ना तो उसके लिए सरकारी सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि आगे भी किसी को, आप साहब जानते हैं कानपुर हो या और भी यूपी के और भी प्रदेश हो, हर जगह सिर्फ आरटीओ ले लो, कोई भी बड़े दफ्तर ले लो, वहां सिर्फ दलाली के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी अपनी कुर्सी मस्त रहते हैं और बाहर जो दलाल होते हैं वो उनका काम करते हैं। तो ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, प्लस बैठे अधिकारियों को, कि जिससे दलाली खत्म हो और जो भी काम हो वो डायरेक्ट किया जा सके, जिससे आगे चल के कोई ऐसी कोई घटना ना हो। जी ताहिरा जी, आपने सुना कि जो पीड़ित पक्ष है उसके पास साक्ष्य भी नहीं है, कौन रिश्वत मांग रहा था वो भी नहीं पता है। जब साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, तब भी कार्रवाई नहीं होती है। अब यहाँ तो साक्ष्य सबूत कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होगी? जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलेगी? क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी जान खोई है। देखिए, एक नौजवान की जान गई है,
और ये एक अहम मुद्दा है, एक भी बंदे की जान जाती है भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि तो ये कहा जा रहा था ना कि भ्रष्टाचार और भय मुक्त एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। तो इस समय एक जांच तो उनको बैठानी होगी, देखेंगे ना आरटीओ अफसर जो उसको देखना चाहिए कितने दलाल है, कौन दलाल है, ये तो पता होता है, उन सब पे शिकंजा कसे और आने वाले लेकिन समय ताहिरा जी ताहिरा जी सवाल ये भी है कि दलाल एक नहीं, दलालों की लाइन लगी हुई है। आप यकीन तो नहीं सबको मानेंगी, बंद करें, अगर वो आप ऑफिसर उत्तर प्रदेश के किसी भी है उनसे, आप उत्तर जिनके प्रदेश के कॉन्टैक्ट है जी आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए आरटीओ के दफ्तर में, तो आप जितनी कर्मचारियों की संख्या नहीं है उससे ज्यादा दलालों की संख्या है। नहीं बिल्कुल, बहुत से ऑफिसेस में, सिर्फ ये आरटीओ ऑफिस नहीं, बहुत से ऑफिसेस में लोगों का यही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा त्रासदी है कि जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और पैसा बटोरते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और बेहतर तरीके से अपनी जीविका चलाना चाहता है, उसको सबसे ज्यादा झेल तो इनकी दलालों की पड़ती है। शुरू से इनको जेबें गर्म करनी पड़ती है दलालों की। तो मेरा कहना है कि आरटीओ ऑफिसर को पता करना चाहेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा 50 दलाल है क्या, कि 100 दलाल है कि 20 दलाल है। उनको बिल्कुल एंट्री बंद करें, उनके खिलाफ शिकंजा कसे, उनको उन सब के ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो कि क्या हो, पता किया जाए कि किसने ये पैसा मांगा था, ये नौजवान जिसकी जान गई उसमें कौन मुनव्विस था और किन ऑफिसर्स के पास वो जाके बैठते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी है, उसके जरिए पता कर सकते हैं कि उनके कांटेक्ट में है दलाल। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विल होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होगी तो ये खत्म होगा। उन आरटीओ अफसर के ऊपर भी ऊपर से दबाव होना चाहिए, जिससे कि वो एक सही तरह की जानकारी जांच बैठाए और उसका ऐसा एक पूरा रिजल्ट आए जिससे आगे हमारा कोई नौजवान, हमारा कोई हाशिया का समाज का, हमारा मार्जिनलाइज क्लास, हमारा इकोनॉमिकली वीक क्लास के लोग जो हैं वो आत्महत्या करने पे विवश ना हो। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सब में समता हो, समानता हो। तो कम से कम ये भ्रष्टाचार तो रोका जाए। भ्रष्टाचार को रोका जाना सख्त जरूरी है, क्योंकि बहुत ही दुखद, मैं तो चौंकाने वाली नहीं कहूंगी, बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। बिल्कुल, बहुत 12,000 रुपए के लिए एक नौजवान की जान चली गई, बेहद पीड़ादायक घटना है। और सवाल ये भी उठता है कि जब आरटीओ जो अफसर है, जो आरटीओ होता है किसी भी आरटीओ विभाग का, वो जब गाड़ी अपने अंदर ले जाता है ऑफिस के, तो और ऑफिस से बाहर जब आता है तो उसको पता होता है कि गेट से लेकर अंदर तक दलाल मौजूद हैं, उसकी जानकारी में है, लेकिन ये रुक नहीं पा रहा है। सवाल तो यही है, ये दलाली रुक क्यों नहीं रही है? क्या दलाली की जो पराकाष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनकी पहुंच ऊपर तक है, और पैसा जो पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो अंदर भी देते हैं, ये भी बड़ा कारण है। हाँ देखिए, इसको मैंने कहा ना कि ऊपर से, इसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ऊपर से होनी चाहिए और वो नीचे तक आना चाहिए। पूरी जांच होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक देखा जाना चाहिए। और इसमें देखिए कौन जिम्मेदार लोग होंगे जो करेंगे, ये भी देखा जाना चाहिए। जांच कमेटियां बनती है, लेकिन उन जांच कमेटियों में कौन लोग बैठे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा उस इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। आगे घटना ना घटे उसके लिए भी तो कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा से इस तरह की घटना ना घटे, दलालों पर अंकुश लगाएं। और अंकुश लगाने के लिए आखिर प्रयास क्या करें? बिल्कुल, देखिए दलालों का प्रयास यही करें कि उनकी एंट्री बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और इसको जो भी आरटीओ ऑफिसर वहां पे बैठा है, हर जिले में जहां बैठा, उसको ये देखना चाहिए कि इन दलालों की एंट्री ना हो। और इन दलालों का कनेक्शन किनसे है, किन ऑफिसर से है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ताहिरा जी एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपको बता दूं, 2 दशक से उत्तर प्रदेश में जो आरटीओ विभाग है, जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है, यहाँ 2 दशक से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। और जो पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। तो आपको बता दूं, जो बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो दलालों पर डिपेंड हैं, वो दलालों से अपना काम करवाते हैं। उनको फाइलें नहीं पता, फाइलें कहाँ रखी, दलाल फाइल लाकर उनको पकड़ाते हैं, ये इसकी फाइल है, ये उसकी फाइल है। देखिए, तो इसको पूरी तरह से मुझे लगता है कि इसमें तो परिवहन मंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। इनमें जहां पे जो रिक्त स्थान है, वैकेंसीज है, उनको फिल किया जाए और बिल्कुल दलालों को बाहर किया जाए। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है
कि ऑफिसर्स को ये नहीं पता कि फाइलें कहाँ हैं और दलाल पर निर्भर है, तो फिर उनको रोकेंगे कैसे? फिर तो 12,000 रुपए में पता नहीं कितने नौजवानों की जान जाती रहेगी। जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो अंदर है, उस सिस्टम में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच क्या गया, वो बाहर सिर्फ एक दलाल की तरह नहीं है, वो तो आप ऑफिसर्स के साथ आप बता रहे फाइलें तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका संज्ञान मुझे लगता है कि पूरे ऊपर तक जाना चाहिए, मुखिया को भी स्टेट के इसका संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और दफ्तर में बैठकर एक आदेश पारित कर देना, एक नई योजना ले आना कि ये योजना बहुत कामयाब होगी, आप अब घर बैठे ऑनलाइन अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर उतर कर भी देखना होगा। हर आरटीओ कार्यालय के बाहर बड़े बड़े साइबर कैफे बने हुए हैं। वो कहने को साइबर कैफे, मगर साइबर कैफे में बैठे लोग वो दलाल हैं और बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती ऑनलाइन की कि ऑनलाइन हम अप्लाई कैसे करें, उससे मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। और इसलिए भी बड़ा कारण है कि आपको अप्लाई करना नहीं आता है लाइसेंस, इसलिए आप उनकी तरफ जाते हैं। तो ये क्या प्रक्रिया सुधर नहीं सकती? हर आरटीओ ऑफिस के अंदर कंप्यूटर विभाग हो और आप उसके पास जाइए, अपने आप पूरा डाटा दीजिए, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ जो डाटा फीड करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही आपने ये वो दिया सजेशन कि उसके अंदर ही एक आरटीओ ऑफिस के अंदर ही कंप्यूटर का पूरा इंतजाम होना चाहिए, जहां पे जनता जो खुद नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते, जो अभी इस सिस्टम को पूरी तरह नहीं समझे हैं, वो जाके वहां पे अपना सब दे दें, अपना जो भी आधार और देना है उसको वहां पर जो बैठे हुए सरकारी कर्मचारी है वो उसको फीड करे, तो जिससे कि दलालों को हल्के हल्के बाहर किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में ये तैयारी होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा कोई नौजवान विवश ना हो, मजबूर ना हो, जो इतनी कीमती जान को दे दे। कोई जान इतनी आसानी से नहीं देता है, जब बिल्कुल विवश हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी आदमी जो है ये सुसाइड के लिए आगे बढ़ता है। तो सोचिए उस वक्त उसके दिमाग में क्या द्वंद चल रहा होता है, क्या बेबसी होती है कि वो अपने परिवार जिसके लिए जद्दोजहद करना चाह रहा था, जिसके लिए अपनी बहन की शादी करना चाह रहा था, वो सब एक हार के उस व्यक्ति ने, नौजवान ने आत्महत्या कर ली। मुझे लगता है इसको बड़े उसके साथ सीरियसली इस मैटर को सोचना चाहिए, देखना चाहिए और बहुत पीड़ादायक, अब इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा कम से कम कमेटी गठित हो, देखा जाए जितने भी दलाल हैं उनको पता करके, और जिन ऑफिसर के कांटेक्ट में इन सब को देखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट निकले। बिल्कुल, इकलौता कमाने वाला था और घर की पूरी जिम्मेदारी थी, पैसा नहीं दे पा रहा था, और जिस वजह से घटना हुई है। और जिम्मेदारी बनती है जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो या आरटीओ हो, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको पता है इस तरह की घटनाएं वहां हो रही, तो आपको विजिट करनी चाहिए, और एक बार विजिट नहीं करनी चाहिए, हर हफ्ते वहां पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए कौन जिम्मेदार हैं। क्योंकि दलालों का ऐसा है ताहिरा जी कि जब छापा पड़ता है, डीएम निरीक्षण करने पहुंचता है, तो कुछ समय के लिए तो हट जाते हैं, फिर से वापस वो आ जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये वहीं पे आरटीओ ऑफिसर को ही ये स्टेप लेना होगा, क्योंकि वो वहां पे रहता है और उसके संज्ञान में ये चीजें होती हैं, उसको स्टेप लेना होगा और स्टेप लेके इसको खत्म करना होगा। जी, हमारे साथ मधुर बने हुए हैं। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर जो आरटीओ हैं उनका क्या कहना है? जी, जैसा कि आज हम लोग जब केन्यू की टीम जब आरटीओ ऑफिस पहुंची थी, तो आरटीओ तो मिले नहीं, लेकिन आरटीओ जब हम लोग की बात हुई थी, आरटीओ ने कहा था कि हाँ ऐसा मामला संज्ञान में आया है, इसको हम लोग देखते हैं और इसका कहते हैं पल्ला झाड़ दिया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये आ रही है कि सर ऑनलाइन करवाइए, आप रजिस्ट्रेशन से कुछ भी कराइए, लेकिन आपको दलाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी अपने कमरे रहते हैं। यदि आप ऑनलाइन करवाते हैं, आपको डेट दी जाती है, डेट देने बाद भी जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, तो वहाँ भी दलाल सक्रिय रहते हैं कि आपका नंबर पहले आ जाएगा, इतना पैसा लगेगा, इतने रुपए लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आदमी जल्दी नंबर के चक्कर में दलाल का सामना करता है। उस दलाल क्या करते हैं, अधिकारियों से 60 से आधा पैसा उनको, आधा पैसा उनका काम जल्दी करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलाल का जो दलाली सिस्टम चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए बहुत मजबूत टीम एक बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जिला अधिकारी से लेकर आरटीओ से लेकर और क्षेत्रीय पुलिस से लेकर छापेमारी की गई है, तो मैंने 3 से 4 दलाल पकड़ के लिखा पढ़ी करके मामूली धाराओं में मुकदमा करके छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर वही 1 हफ्ते बाद वही रूटीन चालू होता है, जिसका एक साफ खमियाजा भुगतने मिला कि एक 22 साल के युवक ने मौत को गले लगा लिया है। जी मधुर, ये भी कहा जाता है कि जो लोग गाड़ी चलाना जानते भी नहीं हैं, वो भी अगर उनकी जेब गर्म कर दें तो आपका लाइसेंस घर बैठे बन जाता है, और कुछ लोगों को देखना भी नहीं आता,
भले उनको देखने में प्रॉब्लम हो ठीक से, उनका भी लाइसेंस बन जाता है अगर वो जेबें गर्म कर दे दलालों की। जी बिल्कुल, यही बात को लेके अभी कुछ दिन पहले, आज से 2 महीने पहले आरटीओ ऑफिस छापा पड़ा था कि एक व्यक्ति जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, उसका 2 पहिया व्हीलर का जो लाइसेंस था वो बन गया था, जिसको लेके उसने रिश्तेदारों ने उनकी शिकायत की जिला अधिकारी की कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। जब एक वैसे व्यक्ति का जो गाड़ी नहीं चलाता उसका लाइसेंस बन गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने अपनी टीम को भेज के छापामारी की थी और कई कमियां पाई गई थी। लेकिन कमियां सिर्फ 1 हफ्ते तक दिखी थी, उसके बाद फिर वही रवैया चालू हो गया आरटीओ ऑफिस में। और आज भी वही रवैया है कि आज एक 15,000 मांगे जा रहे थे, 12,000 रुपए मांगे जा रहे थे, जिसके चक्कर में एक व्यक्ति जिसने अपनी जान खो दी। तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम जो है कहीं ना कहीं धांग हो चुका है और बैठे अधिकारी सिर्फ मस्त है अपने कमरों में। बिल्कुल, एक परिवार की जिम्मेदारी थी, अकेला कमाने वाला था, ऑटो खराब हो चुकी थी, हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था और लाइसेंस तो मिल नहीं पाता है, बेचारे को मौत नसीब होती। बहुत पीड़ादायक घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। जो जिम्मेदार हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। दायरा जी, आपको बताऊं अभी इसी महीने की खबर है, जौनपुर का मामला था और जौनपुर का एक मामला है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप बनी रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन हाजिर होंगे। रुकेंगे ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस रात दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं। कहा यह जा रहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार का पूरा कब्जा है सहकारिता पर। सहकारिता आंदोलन है, जो जुड़ जाते हैं उनका लगाव हो जाता है। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा कानून बनाया कि वो परिवार ही उखड़ गया पूरा। प्रधानमंत्री जी का नारा था किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक। किसान आंदोलित है। अभी जो आंदोलन होता है तो एक भी किसान की बात नहीं करते हैं, सीधे कोई मोदी हटाओ कहता है तो कोई योगी हटाओ कहता है। इस बार आपको तफसील से बताएंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं कानपुर की आरटीओ विभाग की, जहां आरटीओ विभाग में एक बहुत शर्मनाक मामला सामने आया है। एक रिश्वतखोरी के चलते एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। हम इसी पर बात कर, हमारे साथ ताहिरा हसन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था जौनपुर की घटना का। मैं आप चाहूँगा आपको बताऊँ, जौनपुर में एसडीएम साहब आरटीओ कार्यालय पहुँचते हैं और वो खुद
लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और कर्मचारी से पूछते हैं, तो कर्मचारी का कहना क्या होता है, वो सीधे कर्मचारी उनको दलाल के पास भेज देता है कि उनके पास चले जाइए, आपका लाइसेंस बहुत जल्दी से बन जाएगा। वो उसके पास पहुंचते हैं, वो पैसा मांगता है। खैर बाद में लेखपाल उनके साथ रहता है, तुरंत कार्रवाई होती है, गेट बंद कराए जाते हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। लेकिन कार्रवाई इतनी सख्त नहीं होती है, फिर से वो छूट जाते हैं, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको एक गंभीरता से लेना होगा और कार्रवाई एक मजबूत ठोस कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई हुई उसके बाद 1 हफ्ता 15 दिन में फिर वो जो भी उनको ऐसी कोई सजा नहीं हुई फिर वो आ गए और फिर वो अपने दलाली का काम करने लगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जैसे एसडीएम साहब गए, उन्होंने जब उसको कर्मचारी ने पहुंचाया दलाल के पास तो वो एसडीएम थे, उनके साथ लेखपाल था, एक्शन हुआ। इसी तरह से कुछ हम लोगों की भी, जनता की भी जिम्मेदारी है। वो लोग जो दलालों को पैसा दे के फेक लाइसेंस बनवाते हैं या लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन दलालों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ जो उनसे मिले, उनके साथ उनके खिलाफ भी एक्शन हो। बिल्कुल, देखिए अब पूरा प्रॉपर एक्शन बिल्कुल होगा। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दलालों के झांसे में ना आए, दलालों से दूर रहे, खुद कोशिश करे, अधिकारी के पास जाए, अगर नहीं बनता है तो जानकारी मांगे और खुद अप्लाई करे, दलालों के झांसे में मत आए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है ताहिरा जी, आपका भी शुक्रिया मधुर। तो हम बात कर रहे थे सुबह बोलेगा में, जहां दलाली के चलते, आरटीओ की दलाली के चलते एक नौजवान अपनी जान खो देता है और कई सारे इसके कारण हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।